हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। आज हम शुरू करेंगे जैकोबियन पोइट्री। दो तरह के पोइट्स हमें इस एज में मिलते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स एंड कविलियर पोइट्स। आज हम मेटाफिजिकल पोइट्स का सेक्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कविलियर पोइट्स को कवर करेंगे। इस टाइम पर 5 से 6 पोइट्स एक जैसी थीम्स और स्ट्रक्चर वाली पोएम्स लिख रहे थे, जो आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि हम जैसी पोइट्री लिख रहे हैं या मैं जैसी पोइट्री लिख रहा हूँ वैसा कोई और लिख रहा है। वैसी ही पोइट्री और भी उनके आसपास के एरिया में लिखी जा रही है, और फ्यूचर में इन्हीं पोइट्स को कलेक्टिवली नाम दिया गया मेटाफिजिकल पोइट्स का। सो मेटाफिजिकल पोइट्स क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने इस टर्म को यूज किया। जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिकल पोइट्री नहीं, मेटाफिजिक्स की बात की। तो उन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड दिया, बट ये जो टर्म है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, इसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? सैमुअल जॉनसन को। सैमुअल जॉनसन ने अपनी जो फेमस बुक है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, उसमें इन डिटेल्स को लिखा। उसमें उसने बताया कि मेटाफिजिकल पोइट्स कौन है, एंड बेसिकली चाहे जॉन ड्राइडन है चाहे सैमुअल जॉनसन है, दोनों ने ही इन्हें क्रिटिसाइज किया है। ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे एक्सटेंडेड मेटाफोर्स एंड कंसीट्स यूज करना सिर्फ शो ऑफ है, ये कोई एक्चुअल अच्छी पोइट्री नहीं है। सो इन लोगों को समझ नहीं आई थी इनकी पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्स की, जिसमें हम जॉन डन को काउंट करते हैं, और बाकी सारे पोइट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो बाद में जब टी.एस. एलियट ने इन पोइट्स के क्रिटिसिज्म को पढ़ा जो सैमुअल जॉनसन ने किया था, उन्होंने इसके ऊपर टिप्पणी दी कि ऐसी पोइट्री तो बहुत महान पोइट्स ही लिख सकते हैं, एंड जो भी इस दुनिया में जिस भी लैंग्वेज में महान पोइट है उसके पोइट्री में ये सारे फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। सो अगर टी.एस. एलियट इस चीज को कवर अप नहीं करते तो आज हम मेटाफिजिकल पोइट्री को नहीं पढ़ रहे होते। और अब ये इतनी फेमस है कि हर स्कूल, कॉलेज, मास्टर्स में, पीएचडी में लोग मेटाफिजिकल पोइट्री को पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबसेस में इसको रखा गया है। सो अब हमने इतनी सारी बात की कि मेटाफिजिकल पोइट्स थे, किसने इनको नाम दिया, क्यों ये पॉपुलर हुए, बट मेटाफिजिकल है क्या वो भी जानना बहुत जरूरी है। सो मेटाफिजिकल दो वर्ड से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिकल या फिजिक्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है मेटाफिजिकल या मेटाफिजिक्स का? बियॉन्ड फिजिकल, यानी कि जो फिजिकल के बियॉन्ड हो, यानी कि जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल हवा। अब कोई कहेगा कि मैम हम तो हवा को देख सकते हैं, बट आप कभी भी हवा को देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। हाँ, जब पेड़ हिलते हैं या मिट्टी उड़ती है तब हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, बट वो एक अदृश्य चीज है, बट उसे महसूस किया जा सकता है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो मेटाफिजिकल कहलाती हैं या मेटाफिजिक्स के अंडर आती हैं। जॉन डन ने भी ये चीज कहा है। जॉन डन कहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें साइंस प्रूव ही नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट्स जो हैं उन्होंने ह्यूमन बॉडी को पूरा डाइसेक्ट कर दिया, उन्होंने हर पार्ट में देख लिया कि कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियां हैं, वो किस चीज से बन रही हैं, उनको हॉर्मोन्स, लिक्विड्स, केमिकल्स, हर चीज के बारे में पता चल गया। बट तब भी पूरा अंदरूनी स्ट्रक्चर जानने के बाद, जो सबसे छोटी चीज है बॉडी का, सबसे छोटा सेल जो होता है, उसके अंदर तक भी वो जान पाया, बट वो ये नहीं जान पाया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें जिंदा रख सकती है। सो आज के टाइम पे हर पार्ट अवेलेबल है बॉडी का, उसको जोड़ के एक बॉडी बनाई जा सकती है, बट उसमें जान नहीं डाली जा सकती। तो जॉर्डन कहते हैं कि ऐसी चीजें जो होती हैं उसे कोई भी समझ नहीं सकता जब तक वो स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चलता। उसको कोई भी उसके साथ फॉर्मूलाज के साथ समझाना बहुत मुश्किल है। तो ये होता है मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल, ठीक है। इन्हीं सारी चीजों को मेटाफिजिकल कहते हैं। सो बेसिकली ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ एक वर्ड है। अब मेटाफिजिकल तो हमें समझ आ गया, बट मेटाफिजिकल पोएट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। सो बेसिकली हम मेटाफिजिकल नहीं, मेटाफिजिकल पोएट्री को देखने जा रहे हैं, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आने वाले पोइट्स को अच्छे से समझ पाएंगे।
इन पोएम्स में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअलिटी छुपी होती है। सरफेस लेवल पर सिंपल बट कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स उसके अंदर छुपे होते हैं। सिंपल जब हम लाइन पढ़ते हैं हमें वो बहुत सिंपल लगती है, बट उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स छुपे होते हैं जो जनरल इंसान को समझ नहीं आते। इसके अंदर विट्स को और पन्स को यूज किया जाता है या पैराडॉक्सेस को यूज किया जाता है। भर भर के हमें ये चीजें इन पोएट्रीज में मिलती हैं, इन पोएम्स में मिलती हैं। इस तरह की पोएम्स में कंसीट्स भी यूज होते हैं। अब कंसीट्स क्या है, जैसा मेटाफर होता है, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं कि तुम तो शेर हो, तो हम किसी को अगर ये कह रहे हैं कि तुम शेर हो, मतलब उसके अंदर वैसी क्वालिटीज हैं जैसी शेर के अंदर होती है। तो ये होते हैं कंसीट। जैसे मैंने आपको कहा कि रेड रोज, रेड रोज से हमें सीधा समझ में आ जाता है कि हम या तो लव की बात कर रहे हैं। व्हाइट रोज से हमें समझ में आ जाता है कि शांति की बात करें। तो ये ना कुछ जनरल सिंबल्स होते हैं। बट मेटाफिजिकल पोइट्स ने क्या किया, इन कंसीट्स को एक्सटेंड कर दिया, जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंसीट्स। यानी कि इन्होंने अपने तरह के कंपैरिजंस को यूज किया, बनाया, जो कि जनरली हमें नहीं पता होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जॉन डन की पोएम वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग से एक एग्जाम्पल लें, उन्होंने दो लवर्स को, लवर और बिलवर्ड को एक कंपस के दो पैरों के साथ कंपेयर किया, जो कि एक बहुत ही यूनिक कंपैरिजन है। सो इनके इन एक्सटेंडेड मेटाफर्स की वजह से ही सैमुअल जॉनसन एंड ड्राइडन एंड और बहुत सारे क्रिटिक्स ने इनकी पोएट्री को क्रिटिसाइज किया है। बट ये एक यूनिक आइडिया लेकर आते थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल चीजें समझाने के लिए यूज करते थे। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोएम्स में हमें कंसीट्स, एक्सटेंडेड कंसीट्स मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। एंड इसके अलावा जैसे अगर आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा है तो उसमें एक भक्ति काल था, जिसमें जो पोएट्स थे वो क्या कर रहे थे, आत्मा और परमात्मा को लवर और बिलवर्ड की तरह दिखाकर, बट वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को दिखा रहे थे। इसी तरह से इनकी पोएम्स में भी हमें रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जहां सरफेस लेवल पर एक लवर बिलवर्ड या फिजिकल लव की बात होती है, बट अगर हम उसको डेप्थ में समझें तो उसमें गॉड और सोल के मिलन की बात हो रही है। तो इस तरह की पोएम्स होती हैं। एंड एक और चीज इस पोएट्री में हमें मिलती है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो इन पोएम्स में ये एक स्पेशल फीचर है जो इन पोएट्स की पोएट्री को इंटरेस्टिंग बनाता है। जहां एक पोएम में ड्रामा की तरह स्टोरी चल रही होती है, जैसे अगर आपने जॉन डन की फ्ली पढ़ी है तो उसमें बड़े ड्रामेटिक तरीके से जो लवर है अपनी बिलवर्ड को मना रहा है, तो पूरी एक मूवी की तरह हमें लगता है, ड्रामा की तरह लगता है कि कुछ हो रहा है। इस तरह की जो फीचर्स हैं वो हमें इस पोएट्री में मिलता है। सो ये मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एंड मेटाफिजिकल पोएट्री को समझने के लिए आपको ये सारे पता होने चाहिए। इनकी कुछ स्पेसिफिक थीम्स भी होती हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स की थीम्स आपको मिलेंगी वही रिलीजियस चीजें उनके उसमें पोइट्री में आपको भर भर के मिलेंगी। लव का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फिजिकल लव के थ्रू स्पिरिचुअल लव की तरफ इनकी पोइट्रीज जाती हैं। मोरालिटी की बात ये करते हैं एंड ह्यूमन कंडीशंस को ये दिखाते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो किस तरह से है। तो ये सारी इनकी थीम्स रहती हैं। ये एक जनरल सी चीज है, आपको इसका कोई रट्टा नहीं लगाना है, बट आपको समझने के लिए ये जरूरी है। तो इसके साथ ही आपको जो याद करना है वो है इन 6 पोइट्स के नाम, क्योंकि आपको बहुत बार आपने अगर देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने तो देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आपको सरफेस लेवल पे एक क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोइट्स के नेम के ऊपर आ जाता है। आगे हम कैवेलियर पोइट्स पढ़ेंगे, तो जब हम एक ही एज में 5-6 मेटाफिजिकल पोइट्स पढ़ेंगे, 5-6 कैवेलियर पोइट्स पढ़ेंगे, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने इस पोइट को कहाँ पढ़ा था। तो इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए वो कैवेलियर पोइट्स और मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। हर टफ से टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो आपको ये 6 नाम रटने हैं और इन पोइट्स को हम आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम आपने कर लिए। अब जो मेटाफिजिकल पोइट्स में जो लीड पोइट हैं वो हैं जॉन डन। जॉन डन की पोइट्री, या जॉन डन को हम इनका सरदार कह सकते हैं। वैसे तो ये सारे पोइट्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट जॉन डन को हम ये कह सकते हैं कि लीड पोइट हैं, या हम कह सकते हैं कि स्पेशल पोइट है मेटाफिजिकल पोइट्री। तो जॉन डन से हमें बहुत कुछ करना है। बाकी जो 5 ऑथर्स हैं
वो थोड़े माइनर ऑथर्स हैं, उनको हमें बहुत डिटेल में नहीं करना है। जॉन डन को हमें बहुत डिटेल में करना है, इनकी बायोग्राफी से लेके इनका लिटरेचर, इनके यॉनर, सब कुछ हम करेंगे। देखते हैं इनकी बायोग्राफी, थोड़ी सी बायोग्राफी भी देखनी जरूरी है। सो इनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था 1571 में, और एक रिकाउस्ट रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। रिकाउस्ट क्या होता है? रिकाउस्ट का मतलब होता है जो लोग इंग्लिश चर्च को मानने से मना करते हैं, इंग्लिश चर्च में वो नहीं जाते। इंग्लिश चर्च क्या है? हेनरी VIII ने इंग्लिश चर्च शुरू की थी या एंग्लिकन चर्च शुरू की थी। वहां से ही जो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक कट्टर लोग थे, उन्होंने इन लोगों का बहिष्कार करना शुरू किया, इंग्लिश चर्च को मानने से मना किया, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो आपने अपने फायदे के लिए एक ब्रांच बना दी, वो धर्म नहीं है। सो जॉन डन भी एक कट्टर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपने पर्सनल नुकसान को भी रिलीजन के लिए बियर करते हैं। सो जब ये 4 साल के थे तो इनकी फादर की डेथ हो गई थी। तो इनकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलेंगी। इनकी एजुकेशन पहले घर से ही शुरू हुई। जब ये 11 साल के थे इन्होंने हार्ट होल ऑक्सफोर्ड ज्वाइन किया, एंड उसके बाद 3 साल तक इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की। अब ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वैसे तो इनकी पोएम्स में हमें रिलीजियस चीजें डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं देती, बट जो लवर बिलवड है उनके थ्रू वो गॉड एंड सोल की ही बातें करते हैं, उनका ही कनेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो रिलीजियस इनका नेचर था, जो रिलीजन में इनका डीप फेथ था, उसी से हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है, द ओथ ऑफ सुपरमेसी। पहले हम ओथ ऑफ सुपरमेसी को समझते हैं। सो ओथ ऑफ सुपरमेसी जो है रिलीजियस की जो रिलीजन है उसके लिए भी एंड पॉलिटिकल लेवल पे भी इसको बनाया गया था। सो उस समय के इंग्लैंड और आयरलैंड में हर स्टूडेंट को ओथ ऑफ सुपरमेसी लेनी पड़ती थी। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है कि आप इंग्लैंड के राजा या रानी को चर्च का सुप्रीम गवर्नर मानते हो, स्वीकार करते हो, और उसकी सुप्रीम पावर को आप गॉड की तरह, जैसे आप गॉड को सुप्रीम पावर मानते हो, वैसे ही आप राजा रानी की पावर को एक्सेप्ट करते हो, उसके आगे सरेंडर करते हो। ठीक है, इसको कहते हैं ओथ ऑफ सुपरमेसी। और इसको शुरू किया था किंग हेनरी VIII ने। जब उसने अपनी एंग्लिकन चर्च बनाई थी तो उसने अपने आप को उसका सुप्रीम मोनार्क, सुप्रीम यूं कह सकते हैं कि वो घोषित कर दिया था, गवर्नर घोषित कर दिया था कि मैं सुप्रीम पावर हूं, जो मैंने कह दिया वो गॉड के वर्ड्स की तरह आपको मानने पड़ेंगे। बट जॉन डन जो हैं वो बहुत कट्टर थे और उन्होंने इस ओथ ऑफ सुपरमेसी को लेने से मना कर दिया था। इसी कारण से उनको यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी डिग्री नहीं मिली थी। सो कोई इंसान होता वो ये भी सोच सकता था कि यार क्या फर्क पड़ता है, मैंने एक ओथ ले ली, चाहे मेरी डिग्री मुझसे नहीं छिनेगी, मैंने 3 साल मेहनत किया, मुझे डिग्री मिल जाएगी। बट ही वॉज सो अपडेटेड टुवर्ड्स हिज रिलीजन कि इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे डिग्री नहीं चाहिए अगर मुझे कोई गलत काम करना पड़ रहा है तो। सो इसी वजह से इनको डिग्री नहीं मिली थी। जॉन डन के यॉनर्स को भी हमें समझना पड़ेगा। जॉन डन ने पोइट्री में हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, जिसमें से कुछ कुछ चीजें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो इन्होंने हमें सोनेट्स दिए हैं, इनकी लव पोएम्स भी हैं, रिलीजियस पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने लेटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशंस भी किए हैं, एपिग्राम्स इन्होंने लिखे हैं, एलिजीज के साथ साथ इन्होंने सॉन्ग्स और सटायर्स भी लिखे हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें जॉन डन ने दी हैं। एंड ये अपने रिलीजियस सरमन्स के लिए भी जाने जाते हैं। रिलीजियस सरमन्स ये देते थे खुद। ये अपनी वाइफ के डेथ के बाद, सो इनकी शादी एन डन के साथ हुई थी, जिसके 12 चिल्ड्रन के बाद इसी प्रोसेस में डेथ हो गई थी। एंड इन्होंने कभी भी दोबारा शादी नहीं की जॉन डन ने। एंड पूरा का पूरा जो लाइफ है अपनी वो रिलीजन के लिए, सरमन्स के लिए डिवोट कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन डन है वो एक वर्सटाइल पोइट हैं, पोइट्री में एक निपुण पोइट हैं, जिन्होंने इतना कुछ लिटरेचर को दिया है। वैसे तो
जॉन डन ने बहुत कुछ लिखा है, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ 9-10 पोएम्स को भी अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारी पोएम्स को डिटेल में कवर करवाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन पोएम्स को आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ वीडियो में शेयर करूं, बट आपको कॉमेंट करना होगा, तभी मैं इन सारी पोइट्रीज को डिटेल में, इनकी थीम्स, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। अदरवाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इन पोएम्स की लॉन्ग समरीज को आप विकिपीडिया से या फिर स्पार्क नोट से या फिर ई नोट से, कहीं से भी आप इसकी समरी पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ विकिपीडिया के ऊपर, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिल जाती हैं एंड ये सारी की सारी पोएम्स आपको विकिपीडिया पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट। जिस तरह से हमारे जॉन डन फेमस हैं, उसी तरह से जॉर्ज हर्बर्ट भी एक बड़े पोइट हैं, बट हाँ, इनके वर्क्स में से हमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं मिलते। सरफेस लेवल पर इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में भी जो काफी पोइट्स हैं उन्होंने काफी इनकी तारीफें की हैं। क्रिटिसिज्म इनको बहुत कम मिला अपनी लाइफ में। ये खुद बाय प्रोफेशन कह लो या इनकी लाइफ एक प्रीस्ट की लाइफ थी। प्रीस्ट थे, गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे एंड पूरी 100% लाइफ इन्होंने अपने गॉड को डिवोट कर रखी थी। बहुत ही जेन्युइन पर्सनालिटी थी इनकी, इसीलिए आप ये देख सकते हैं मैंने कितने सारे जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर दिए हैं इनकी तारीफ में। हेनरी वोगन कहते हैं दैट ही वाज द मोस्ट ग्लोरियस एंड सियर सेंट, तो ये इनकी तारीफ में उन्होंने कहा है। एंड इसके अलावा रिचर्ड बास्टर हैं, उन्होंने भी इनकी बायोग्राफी लिखी है और इनकी बायोग्राफी में लिखा है कि जो हर्बर्ट हैं वो भगवान से कुछ इस तरह से बात करते थे जैसे वो पूरे विश्वास से भगवान को मानते हैं। अब जनरल ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, भगवान ने अगर आपके हिसाब से चीजें चला रखी हैं तो भगवान अच्छा है, भगवान में आपका पूरा विश्वास है। एक भी चीज आपके प्लान किए हुए तरीके से अलग हो जाती है तो आप भगवान के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हो, आप अपने मन के ऊपर डाउट। बट ही वॉज द पर्सन जो पूरे विश्वास के साथ भगवान की रजा में रजा रखते हुए उनके ऊपर फेथ करते थे एंड उनकी लाइफ में वो सब जो रिलेशंस हैं, सब बिजनेसेस हैं, वो सिर्फ गॉड के साथ ही रखते थे, उनको और किसी से ज्यादा लेना देना नहीं था। तो ये इनके बायोग्राफर ने बोला है। एस.टी. कॉलरिज ने भी हर्बर्ट की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इनके जैसा प्योर, मैनली और अनअफेक्टेड इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और शायद उनसे प्योर कोई होगा भी नहीं। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स हैं जो इस ऑथर के, इस पोएट के ऊपर लोगों ने बोले हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, ये कुछ मास्टरपीसेस हैं जो हर्बर्ट ने लिखी हैं, तो इनके आपको नाम पता होने चाहिए। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको मैं इस लेक्चर में करवा दूंगी। जॉन डन की तो आपको पूरी डिटेलिंग करनी है, ओपनिंग लाइंस, एंडिंग लाइन, स्टोरी लाइन, कहाँ से रेफरेंस, किसको डेडिकेट, वो सारी डिटेल्स। बट हर्बर्ट के जो पोएम्स हैं उनको आपको सरफेस लेवल पर देखना है, तो आज हम डेफिनेटली कवर करेंगे। तो ये कुछ 2 स्लाइड्स में मैंने इनके नाम दिए हैं। 4 पोएम्स ये हैं, 4-5 ये हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मैं आपको करा देती हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा वर्क है द टेम्पल, ये इनका सेंट्रल वर्क है, मास्टरपीस है, बहुत फेमस जो है हर्बर्ट इस वर्क की वजह से है। सो ये है क्या, द टेम्पल एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस पोएम्स का एक संग्रह है। एंड इसमें हमें दिखता क्या है, इसमें फेथ, डाउट, सिन, रिडेम्पशन एंड इंसान का भगवान के साथ जो रिलेशन है, इस तरह की थीम्स हमें इनकी रिलीजियस पोइट्री में मिलती है। ये एक बिलीवर की, एक भक्त की मेटाफिजिकल जर्नी है। एक टेम्पल जो भक्त की स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। सो मेटाफोरिकल एलिमेंट्स इसमें बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं और इन पोएम्स में बाकी मेटाफिजिकल पोएट्री की तरह हमें कंसीट्स भी मिलेंगी, पैराडॉक्सेस भी मिलेंगे, पन्स भी मिलेंगे।
तो है ये रिलीजियस पोइट्री पूरी की पूरी। तो हर्बर्ट वैसे भी अपने रिलीजियस डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्क है, सारी पोएम्स में आपको रिलीजन कहीं ना कहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो वर्क है वो है विंडोज। ये भी एक मेटाफिजिकल पोएम है जिसमें पोएट ने विंडो के कंपैरिजन में एक प्रीचर कौन होता है, एक पादरी, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं वैसे ही क्रिश्चियनिटी में पादरी होते हैं। सो पादरी की ड्यूटीज पर रोशनी डाली है कि एक पादरी क्या करता है, उसे क्या करना चाहिए। जैसे एक विंडो का जो ग्लास होता है वैसे ही प्रीचर होता है, वैसे ही पादरी होता है। यानी कि अगर वो विंडो का ग्लास साफ है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, बाहर से रोशनी आएगी, हम उसको महसूस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर वो ग्लास गंदा है तो हम उस रोशनी को, वो रोशनी जो है वो धुंधली पड़ जाएगी। अब प्रीचर विंडो के ग्लास की तरह कैसे है? तो वो कहते हैं कि जो प्रीचर है उसको एक साफ ग्लास की तरह क्लीन और पॉलिश्ड होना चाहिए, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे स्टडी और डिवोशन दिखाना पड़ेगा। अगर वो पढ़ता है, अच्छे से चीजों को समझता है, डिवोटेड है गॉड की तरफ, तो वो इतना क्लियर होगा कि जो भगवान के शब्द हैं, शब्दों रूपी जो रोशनी है, जैसे सनलाइट होती है वैसे गॉड की जो वाणी है, गॉड का जो उपदेश है, वो दुनिया के ऊपर एज इट इज आएगा। अगर उसके अंदर ज्ञान की कमी है तो वो लोगों को उस रोशनी तक पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं होगा। सो विंडोज में वो एक पादरी के बारे में लिख रहे हैं, तो इससे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ए प्रीस्ट टू द टेम्पल। सो प्रीस्ट टू द टेम्पल भी इनका एक प्रोज वर्क है जो एक प्रीस्ट की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है। ये खुद भी एक प्रीस्ट थे। एक प्रीस्ट के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। तो जो भी फीचर्स ये देखते हैं एक प्रीस्ट के अंदर होने चाहिए, वो सारे इन्होंने एक प्रोज वर्क की तरह इस वर्क में लिखे हैं। दूसरों की मदद करने की भावना एक प्रीस्ट के अंदर सर्वोपरि गुण है, वो होना ही चाहिए। हर्बर्ट जब खुद इन सारी चीजों को जो है फॉलो करते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये एक हम कह सकते हैं दिशा निर्देश उन्होंने प्रीस्ट्स के लिए लिखा है कि किस तरह से मैं कमिटेड हूं, उसी तरह से आपको भी गॉड के लिए कमिटेड होना चाहिए, ह्यूमन बींग्स की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए। फिर आ जाती हैं जो टाइपोग्राफिकल पोएम्स। सो हर्बर्ट ने एक नई तरह की पोएट्री लिखने की कोशिश की थी जिन्हें हम टाइपोग्राफिकल पोएम्स या पैटर्न पोएम्स कहते हैं। अब ये बहुत ज्यादा तो फेमस हुई नहीं थी। इन पोएम्स में क्या होता था, अगर आप इंटरनेट पर जाकर टाइपोग्राफिकल पोएम्स लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पोएम्स होती थी। इसमें क्या होता था, जैसे एक जो पोएम है उसको इस तरह से लिखा जाता था पेपर पर कि जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट की इमेज उस पोएम के वर्ड्स के थ्रू बन जाती थी। मैं आपको एक इमेज भी दिखाती हूँ। नेक्स्ट इमेज जो है ये है ईस्टर विंग्स की। तो आप इंटरनेट पे क्लीन निकाल के देखना, बहुत सारी आपको इमेजेस मिल जाएंगी। सो ये ईस्टर विंग्स भी हर्बर्ट की ही एक पोएम है, उसी का इमेज है। तो देखो अगर आपको दिख रहा है तो वर्ड्स पोएम के इस तरह से हैं जैसे पंख हो, विंग्स हो। तो विंग्स की शेप जो है उसमें लिखा है, तो इसको कहते हैं टाइपोग्राफिकल पोएम्स। विंग्स जो हैं, विंग्स सिंबल होते हैं सोल के, एंड सोल के राइज एंड फॉल के, ठीक है। सो इसमें इन्होंने ये सिंबल लिया है। एंड इसके अलावा इन्होंने 2 पोएम्स जो है फेमस जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आता है, 2 से 3 बार तो नेट के पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ईस्टर विंग्स एंड द ऑल्टर, ये टाइपोग्राफिकल पोएम्स हैं। और टाइपोग्राफिकल पोएम्स के आप उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है। तो ऑप्शंस तो आपके पास होते हैं, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप उन ऑप्शंस को क्लिक नहीं कर पाओगे। सो दूसरी जो पोएम है द ऑल्टर, द ऑल्टर में इन्होंने सिंबल लिया है पोएट के खुद को गॉड के साथ सरेंडर करने का, कि मैं जो हूँ, मैं अपने आप को पूरा का पूरा गॉड के हवाले करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, उसकी जैसी इच्छा वो मुझे वैसे रखे। दुख में रखना चाहे तो दुख में, सुख में रखना चाहे तो सुख में, मैं शांत हूँ। सो इसको कहते हैं मिड में रहना, ना सुख की तरफ भागना, ना दुख के से दुखी होके परेशान होते रहना, ठीक है। सो ये जो पोएम्स हैं ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, बार बार बता रही हूँ, बट फिर भी क्योंकि उन्होंने एक नई शुरुआत की थी तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पोएम मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये पोएम,
द कॉलर। सो कॉलर क्या होता है, जैसे हमारे कुर्ते का या शर्ट का कॉलर होता है। सो पोएट खुद एक प्रीस्ट थे। अब देखो, हर इंसान जब किसी प्रोफेशन में होता है, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब उसे लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, शायद मैं कुछ और करूं। तो जो प्रीस्ट है वो भी उनका एक प्रोफेशन भी है, उनका लाइफस्टाइल भी है। एक प्रीस्ट को बहुत सारी चीजों में सावधानी रखनी पड़ती है, वो एंजॉयमेंट या मोह माया में नहीं फंस सकता, उसे उन सारी चीजों से दूर रहना पड़ता है और मॉडेस्ट और सिंपल लाइफ, मोरल लाइफ जीनी पड़ती है। जब वो लोगों को देखते देखते थे, एक दिन उनको ऐसे लगा कि ये जो कॉलर है वो भगवान के पट्टे की तरह है, इसने मुझे ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसने मुझे जो है घुटन महसूस करवा दी है। तो उसे अपनी जो जॉब है, अपना जो काम है प्रीस्ट का, उससे ना रुचि हट जाती है, उसका मन हट जाता है, उसका फेथ जो है वो डोलने लगता है। बट एट लास्ट पोइट को ये रियलाइज होता है कि मैं गलत हूं, गॉड ने मेरे रिबेलन को भी शांति से सुना और माफ किया। मैंने इतना रिबेलन किया, गॉड के बारे में कितना कुछ बुरा बुरा सोचा, बट तब भी गॉड इतने दयालु हैं, उन्होंने मुझे आवाज दी और उन्होंने अपने डिवाइन लव को मुझे दिखाया। उस डिवाइन लव के सामने मेरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। अगर इस रास्ते पे चलकर मुझे डिवाइन लव मिल रहा है, गॉड की संगति मिल रही है, तो मैं इस रास्ते पर कितनी भी घुटन के साथ चल सकता हूँ। सो बाद में फिर वो सरेंडर कर देता है। सो ये पोएम दिखाती है कि इंसान इस मोह माया की वजह से भटक जाता है, बट गॉड जो है वो अपने भक्तों को बार बार ये सिग्नल देते हैं कि भाई संभल जा, मैं तेरे साथ हूं, तू सही रास्ते पे चल। अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुइज्म में भी जमीर एक वर्ड है या इनर वॉइस एक वर्ड है। जब भी आप कुछ गलत करते हो, वो इनर वॉइस एक बार आपको जरूर रोकती है, फिर आपकी मर्जी है आप उसको दबा दो या उसके साथ चलो। वो इनर वॉइस क्या है? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, वो इनर वॉइस आपके अंदर की आवाज है जो गॉड ने भेजी है, यानी कि गॉड इज सिटिंग इनसाइड यू एंड वो आपको रोकता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा ही, उसमें गॉड कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, गॉड पल पल आपके साथ होते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं और गलत करते हुए आपको रोकते भी हैं। तो ये पोएम मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप चाहो तो उसकी डिटेल समरी पढ़ सकते हो एंड बिल्कुल ये आज की ह्यूमैनिटी या हर ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो पोएम है उनकी वो है डिसिप्लिन। इस पोएम में पोइट ने भक्त के लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का रास्ता बताया है कि जो एक भक्त है उसको स्पिरिचुअली डिसिप्लिन में चलना चाहिए, जिससे वो अपने पापों को एक्नॉलेज करके पाप का रास्ता छोड़ सकता है। यानी कि अगर हमें पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, तभी हम उस रास्ते को छोड़ पाएंगे। और वो कैसे आएगा? वो आएगा जब हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन क्या होता है? जैसे हर रिलीजन में ना कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी है कि आप लालच मत करो, चोरी मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, बहुत ज्यादा खाना मत खाओ, ठीक है, और किसी का बुरा मत करो। तो इस तरह से हर धर्म के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम उसे डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, तो अगर हमने आज तक कोई भी पाप का रास्ता चुना, वो हमसे छूट जाएगा, वो पाप का रास्ता हम छोड़ देंगे, क्योंकि गॉड की जो पावर है वो हमें उस रास्ते को छोड़ने में हेल्प करेगी। भगवान की दया और प्यार का हकदार हमें बनना है। इस तरह की पोएम है ये डिसिप्लिन। इसके अलावा उन्होंने कुछ इसमें इमेजेस ऐड की हैं। इमेजेस कैसे? इन्होंने जीसस क्राइस्ट को जो क्रॉस के ऊपर लटकाया गया था, उनकी सफरिंग्स को इस पोएम में इंक्लूड किया है और वो धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि भगवान ने ह्यूमैनिटी के लिए अपना सेक्रीफाइस किया। तो वो इस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं जीसस क्राइस्ट का। वो क्राइस्ट की फिजिकल सफरिंग को अपनी इमोशनल और स्पिरिचुअल सफरिंग के साथ कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से भगवान ने फिजिकली इतना दुख झेला था, मुझे मेंटली इतना दुख होता है। तो वो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, जहां जो रास्ता जीसस क्राइस्ट ने दिखाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जीवन जो है
सेक्रीफाइस किया था ह्यूमैनिटी के लिए। सो आज हमने 2 बड़े ऑथर्स को कवर किया है, बाकी के जो 4 ऑथर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप जॉन डन की पोइट्री को पढ़िए, हर्बर्ट की पोइम्स को भी आप एक बार सरफेस लेवल पर देख सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे तो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर कवर हो जाएगा, जो कि हर एग्जाम में एक बड़ा सेक्शन है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। अगर यूजीसी नेट या सेट की बात करें या असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की बात करें, 60% जो क्वेश्चंस हैं, अगर 100 क्वेश्चंस आएंगे तो 60 क्वेश्चंस आपको ब्रिटिश लिटरेचर से देखने को मिलते हैं। तो इस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू यूजीसी प्लगइन फॉर more such videos. See you soon in next video. Bye bye. Take care.